हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल मिस्ट्री सिंप्लीफाइड। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था 2013 के प्रोविजंस, जैसे मैंडेटरी सीएसआर था, विमेन डायरेक्टर्स होने चाहिए, एनसीएलटी स्टैब्लिश हुआ था, मॉडर्नाइजेशन हुआ था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आए थे। तो ये सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में कवर कर चुके हैं कंपनीज एक्ट 2013 के टाइम पे। फिर कंपनीज एक्ट 2020 भी हमने कवर किया था थोड़ा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। एक बार ये टेबल रीड कर लीजिए, इससे आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब 2017 अमेंडमेंट देखते हैं। इसके की प्रोविजंस थे: गवर्नेंस एंड डायरेक्टर्स, रैशनलाइज्ड पेनल्टीज, सेक्शन 446A, ईस्ट restrictions on loans to directors, clarified independent directors, pecuniary transactions and allowed more directors। तो इससे एक सिनेरियो लेके समझा देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्मार्टटेक प्राइवेट लिमिटेड है, उसके ऑफिस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है और डायरेक्टर्स की टेबल है। डायरेक्टर्स टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। तो पहले क्या होता था, अगर कंपनी छोटी से छोटी भी गलती कर देती थी, जैसे फॉर्म डिले हो गया, सबमिशन में लेट हो गया, तो हैवी फाइन लग जाता था। और नए रूल्स में गवर्नमेंट ने कहा हर गलती क्रिमिनल नहीं होती, एवरी मिस्टेक इज नॉट क्रिमिनली रॉन्ग। तो इसे ऐसे समझिए, अब अगर स्मार्टटेक ने कोई माइनर मिस्टेक की, जैसे डेडलाइन मिस कर दी, तो जेल का रिस्क कम हो गया था, सिर्फ रीजनेबल पेनल्टी लग रही थी। इसका मतलब लॉ पनिशमेंट से ज्यादा करेक्शन पे फोकस्ड होता जा रहा था। इसके बाद अगर हम देखें लोन्स टू डायरेक्टर्स, पीपीटी में देखिए, रेस्ट्रिक्शंस ईज्ड। पहले कंपनी ने अपने डायरेक्टर को लोन देने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रखे थे और अब लॉ थोड़ा लीनियंट कर दिया गया था। मतलब फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का डायरेक्टर बोलता है मुझे लोन चाहिए एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, और कंपनी बोलती है ठीक है हम आपको लोन तो दे देंगे पर प्रॉपर अप्रूवल होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। तो इसका कोर ये था, लोन अलाउड तो है पर सीक्रेट डील नहीं होनी चाहिए, सब रिकॉर्ड में होना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए विद प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड पिक्यूनियरी ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का काम होता है न्यूट्रल रहना, कंपनी के फेवर में अनफेयर डिसीजन ना ले लेना, हमेशा फेयर डिसीजन लेना है, अनफेयर डिसीजन नहीं लेने हैं। तो सपोज एक कंपनी है, उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी की ओनर का कजिन है फॉर एग्जाम्पल, तो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है। लॉ बोलता है अगर पैसों का लेना देना हो रहा है तो डिस्क्लोज करो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अनबायस्ड होना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, वरना वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहेगा। बेसिकली ये है। इसके बाद अगर हम देखें मोर डायरेक्टर्स अलाउड, तो इसका मतलब ये है, पहले मैक्सिमम डायरेक्टर्स की लिमिटेड एसर्टेन थी, अब क्या है, अगर आप चाहो तो अपने प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीगल, फाइनेंस और टेक में किसी को भी डायरेक्टर बना सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स। इसके बेनिफिट्स ये हुए, बेटर डिसीजन मेकिंग हुई, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हुआ और कंपनी और स्ट्रांग हुई। इसके बाद फाइनेंशियल्स, सिंप्लीफाइड प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसेस, एडजस्टेड डिपॉजिट रिपेमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एंड अलाइन विद सेबी आरबीआई। फाइनेंसिस का मतलब कंपनी के पैसों और उसके रिकॉर्ड्स। तो सिंप्लीफाइड प्लेसमेंट का ये मतलब है, पहले जो कंपनीज थी प्राइवेट प्लेसमेंट सिर्फ अपने नोन लोगों को देती थी, सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को देती थी। अब ऐसा नहीं था, कंपनी इजीली फंड रेज कर सकती थी और कोई ब्लैक मनी का स्कोप नहीं था बीच में। डिपॉजिट रिजर्व रिपेमेंट, तो कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले लेती थी। लॉ ने बोला कि ऐसा है, कंपनी डिपॉजिट तो ले रही है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी उसका आपको साइड में बैंक में रिजर्व करके रखना होगा जब तक आपका डिपॉजिट वापस नहीं हो जाता। तो इससे ये था कि एंड में कंपनी नेग्लिजेंट ना हो जाए और रिपेमेंट ऑफ लोन सिक्योर रहे। अलाइनमेंट विद सेबी एंड आरबीआई,
तो सेबी बेसिकली स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी अथॉरिटी है और आरबीआई बैंक की। तो कंपनी लॉ अब बैंकिंग रूल्स और स्टॉक मार्केट रूल्स के साथ अलाइन करे, इसलिए कंपनी अगर शेयर्स इशू करे या लोन ले तो कंपनीज एक्ट प्लस सेबी प्लस आरबीआई तीनों अलाइंड रहें, तीनों फॉलो करें। कंपनी को तीनों फॉलो करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट प्लस सेबी प्लस आरबीआई। डेफिनेशन चेंज्ड टोटल शेयर कैपिटल टू टोटल वोटिंग पावर फॉर सब्सिडियरी डेफिनेशन। तो पहले कंपनी देखती थी किसके पास कितने शेयर्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनकी अथॉरिटी होती थी कंपनी पे। अब कंपनी देखती है किसका डिसीजन मेकिंग में पावर कितना है। एग्जाम्पल, ए है, ए के पास 100 शेयर्स हैं, एक बी है, बी के पास 50 शेयर्स हैं, पर बी के पास स्पेशल वोटिंग राइट्स हैं। अब कंट्रोल मेजर होता था वोटिंग पावर से, नॉट जस्ट शेयर्स। तो अब आगे देखते हैं। दिस प्रोसेस स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर्स फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड एड्रेस चेंजेस। तो पहले मल्टीपल फॉर्म्स फिल करने होते थे, मल्टीपल ऑफिसेज में जाना पड़ता था, लॉन्ग डिलेज होते थे, और इससे स्ट्रीमलाइन हुआ प्रोसेस, एफिशिएंट हुआ, वेल ऑर्गेनाइज्ड हुआ, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन कर दी गई थी, फास्ट अप्रूवल्स हुए और सिंगल विंडो बनी। तो सिंगल विंडो सिस्टम मतलब है ऑल सर्विसेज, अप्रूवल्स, एप्लीकेशंस एंड एवरीथिंग वाज कंप्लीटेड इन वन सिंगल प्लेटफॉर्म। तो सिंगल विंडो थी। तो ये सारी की प्रोविजंस थे 2017 के अमेंडमेंट एक्ट के। इसके बाद आता है 2019 का अमेंडमेंट एक्ट। चलिए वो देखते हैं। अमेंडमेंट्स इन 2019 कंपनीज एक्ट। Key changes are like requiring a declaration before business commencement, shifting certain approvals, financial year, public to private conversion to the central government, bringing penalties for minor offences into in-house adjudication framework, strengthening rules for CSR spending, and empowering the ROC for office verification with stricter penalties for repeated defaults and mandated dematerialization of some unlisted firms. डिक्लेरेशन बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब कंपनी को काम शुरू करने से पहले गवर्नमेंट को बताना होता था, तभी कंपनी लीगली बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, उसका पर्पस, उसका एम, सब कुछ। इन हाउस एडजुडिकेशन फॉर माइनर ऑफेंसेस। छोटी गलतियों के लिए पहले कोर्ट जाना होता था, जैसे फाइलिंग्स लेट हो गई मिस्टेक्स के लिए, अब आरओसी ऑफिस में ही ये चीज़ें डिसाइड हो जाती थी, जिससे जो प्रोसेस है वो सिंपल और क्विक हो गया। इसके बाद स्ट्रॉन्गर सीआरएस रूल्स। कंपनी को जो सीआरएस के लिए पैसे रखना होता है वो सिर्फ पेपर पे नहीं, एक्चुअली यूज भी करने होंगे, वो जरूरी है। अगर यूज नहीं किए तो स्पेशल फंड में ट्रांसफर कर देना होगा विद इन रीजनेबल टाइम लिमिट। आरओसी ऑफिस वेरिफिकेशन पावर। आरओसी कंपनी के ऑफिस को फिजिकली चेक कर सकता है, अगर फेक एड्रेस या ऑफिस मिला तो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी हो सकता है। स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट्स। एक ही गलती, एक ही रॉन्गफुल एक्ट बार बार हो रहा है बाय कंपनीज, तो इसके लिए स्ट्रिक्ट फाइन होता था, स्ट्रिक्ट एक्शन होती थी। तो ये चीज इंट्रोड्यूस हुई। इसके बाद डीमटेरियलाइजेशन फॉर सम अनलिस्टेड कंपनीज। कुछ अनलिस्टेड कंपनीज को अपने शेयर्स पेपर के बजाय डिजिटल फॉर्म मतलब डीमैट फॉर्म में रखने होंगे, ताकि फ्रॉड कम हो और सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहे। तो ये चीजें हमने इस पैराग्राफ में पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट पीपीटी में अमेंडमेंट्स देखते हैं आगे। मेजर अमेंडमेंट्स, कॉर्पोरेट कंप्लायंस एंड गवर्नेंस। Declaration for commencement of business, Section 10A. New companies must file a declaration within 180 days of incorporation, confirming subscribers paid for shares and verifying the registered office, or they can't start business. तो सेक्शन 10A को हम एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई कंपनी है, रजिस्टर हो चुकी है, डायरेक्टर्स खुश होकर बोलते हैं चलो बिजनेस शुरू करते हैं। लॉ बोलता है रुको, पहले प्रूफ तो दिखा दो भाई। तो क्या प्रूफ होगा? कंपनी को गवर्नमेंट को बताना होता है शेयर होल्डर्स ने पैसे वाकई जमा किए हैं या नहीं, वाकई पैसे इन्वेस्ट करे हैं या नहीं, ऑफिस रियल है, फेक एड्रेस तो नहीं है, टाइम लिमिट है 180 डेज, 6 मंथ्स के अंदर डिक्लेरेशन फाइल करना होता है, और अगर नहीं किया
तो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। सेक्शन 10A इंश्योर करता है कि कंपनी सिर्फ पेपर पर नहीं हो, रियलिटी में भी हो, वो एक शेल कंपनी ना हो। इसके बाद declogging NCLT, routine matters like approving financial year changes section 2 subclause 41 and public to private conversion section 14 were moved from the tribunal NCLT to the central government। ये अभी मैंने ऊपर बताया, फिर भी मैं एक और बार और डिटेल में समझा देती हूँ। सपोज NCLT कोर्ट रूम फुल है, बहुत सारे फ्रॉड के केसेस हैं, वाइंडिंग अप डिस्प्यूट्स वगैरह, बहुत कुछ केसेस ऑलरेडी पेंडिंग हैं। कुछ कंपनीज आती हैं सिर्फ इसके लिए कि सर हमें अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, हम अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहते हैं। तो लॉ सोचता है ये तो स्मॉल एडमिन का काम है, अब ये काम चेंजेस के बाद फाइनेंशियल ईयर चेंज 241 सब क्लॉज पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन सेक्शन 14 सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, NCLT नहीं। इससे बेनिफिट ये हुआ, कोर्ट फी सीरियस केसेस में अप्लाई हुई और कंपनीज का काम फास्ट हो गया। Registered Office Verification, ROC can physically inspect offices and non-maintenance triggers deregistration। तो ऑफिस रियल है या सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स पे है? कंपनी ने कोई रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम बताया कि ये ऑफिस और ये रजिस्टर्ड है, तो आरओसी ने सोचा चलो चेक कर लेते हैं। अब आरओसी के पास ये पावर है कि वो फिजिकली विजिट करके चेक कर सकता है, स्क्रूटनाइज कर सकता है। ऑफिस नहीं मिले तो कंपनी को नोटिस भेज सकता है। तो इससे क्या हुआ, फेक कंपनी, शेल कंपनीज और मनी लॉन्ड्रिंग बहुत कम हो गई, जो हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। शेल कंपनीज, शेल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो पेपर रिकॉर्ड्स में तो होती हैं पर रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर उनका पर्पस अलग है, वो किसी और पर्पस के लिए बनी है और वो काम कुछ और कर रही हैं। चार्ज रजिस्ट्रेशन, स्ट्रिक्टर टाइमलाइंस एंड पेनाल्टीज फॉर मॉडिफिकेशन सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस। तो चार्ज यहां पे इस कंटेक्स्ट में है, कंपनी की प्रॉपर्टी पे बैंक का राइट कितना है, दैट इज चार्ज। अगर बैंक से लोन लिया है तो उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तो नए रूल्स ये हैं कि टाइम पर रजिस्टर करो, मॉडिफाई या लोन क्लोज करो, अपडेट देते रहो उस चीज के बारे में, और अगर लेट करते हो तो हैवी पेनल्टी लगेगी, लीगल प्रॉब्लम इन फ्यूचर आ सकती हैं। तो चार्ज रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्ट्स बैंक्स, इन्वेस्टर्स एंड कंपनी, ऑल ऑफ देम। डिक्टेटर्स लिमिट्स, एक्सीडिंग द डिक्टेटरशिप सीलिंग ट्रिगर्स डिस्क्वालिफिकेशन। डिक्टेटरशिप लिमिट्स का मतलब है लॉ एक पर्सन को लिमिट से ज्यादा कंपनीज का डायरेक्टर बनने की परमिशन नहीं देता। अगर कोई लिमिट क्रॉस करे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ताकि एक ही आदमी बहुत ज्यादा कंपनीज कंट्रोल ना करे और हर कंपनी को प्रॉपर अटेंशन मिले। पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेस, rationalization of offenses, minor procedural defaults move to an in-house adjudication mechanism with reduced penalties, often civil instead of imprisonment। रैशनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस का मतलब है छोटी मोटी गलतियां अगर हो रही हैं, जैसे लेट फाइलिंग हो गया, फॉर्म में मिस्टेक हो गई, तो आपको आरओसी ऑफिस में फाइन या सिविल पेनाल्टी देनी होगी, कोर्ट नहीं जाना होगा। फॉर पेनाल्टीज इन द सेंस, अगर कंपनी बार बार रिपीटेडली सेम ऑफेंसेस कर रही है, सेम गलतियां कर रही है, तो या फिर वो नॉन कंप्लायंस कर रही है किसी रूल का, तो हैवी पेनाल्टी होगी और स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। रिपीटेड ऑफेंस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, अगर बोलें तो वन वर्ड में। फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल ईयर चेंज सेक्शन 241 सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव चेंजेस नाउ। Dematerialization of securities, central government can mandate certain unlisted companies to hold transfer securities in dematerialized form। सब वही चीज़ है अभी जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। अगर कंपनी को फाइनेंशियल ईयर चेंज करवाना है तो 2 सब क्लॉज 41 में फाइनेंशियल ईयर चेंज करा सकती है। पहले NCLT को अप्रूवल चाहिए था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। फास्ट और सिंपल प्रोसेस हो गया था। और डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन द सेंस, शेयर्स पेपर के बजाय डीमैट फॉर्म्स में होंगे, जो भी ऊपर ये भी हम पढ़ के आए हैं। प्रोस्पेक्टस फाइलिंग, पब्लिक से पैसे लेने के लिए कंपनीज जो होती हैं वो प्रोस्पेक्टस बनाती हैं।
इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो हम एक सिंपल से समझ लीजिए इनविटेशन लेटर, सही है, जिसमें सारी चीज़ें, वेन्यू डिसाइडेड होता है, कब इवेंट है, क्या चीज़ें हैं, सब लिखा हुआ होता है। प्रोस्पेक्टस भी वैसे ही होता है कंपनी के लिए। तो इसमें पहले रजिस्ट्रेशन नीडेड था, अब सिर्फ गवर्नमेंट के पास फाइल करना होता है, तो ये चीज़ क्लैरिफाई हुई थी। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंडेटरी अनस्पेंड फंड्स ट्रांसफर, unspent CSR funds must be transferred to the specific funds like PM Relief Fund or an ECRO account on ongoing projects within strict timelines with penalties for non-compliance. अगर कंपनी CSR का पैसा यूज नहीं करती है तो स्पेशल गवर्नमेंट PM केयर फंड्स होते हैं उसमें डालो, या ECRO अकाउंट्स में रखो फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, और ये सब फिक्स टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो पेनल्टी लगेगी, लीगल एक्शन होगा। तो ये हमने 2019 भी कवर कर लिया है। इसके अलावा और भी अमेंडमेंट्स हुए थे बीच में, और 2020 और 2021 का भी अमेंडमेंट हुआ था। तो एक चार्ट मैं आपको दे रही हूँ PPT में, आप इसे रीड करिए, आपको समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट जो थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब हम कल के लेक्चर में डायरेक्ट कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेन हमें वही पढ़ना है। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द recent updates.